नमस्कार हर्ष भाई। नमस्ते। हर्ष भाई, पिछली बार आपसे बातचीत हुई थी जब मैं मसूरी आया था सिद्ध में। और बड़ी अच्छी बातचीत थी, जजमानी व्यवस्था पे आपने बताया था। बहुत कुछ मेरे लिए स्पष्ट रहा वो सब कुछ। और उसमें वर्ण व्यवस्था की भी एक बातचीत थी। और उसमें मेरा आपसे फिर से मैं और जानना चाहता हूँ कि एक तो आपने जो भेदभाव, एक शब्द जो मेरे दिमाग में है कि बहुत भेदभाव होता रहा है, और आपने उसकी व्याख्या की थी बहुत सुंदर सी। मैं उसके बारे में और थोड़ा डिटेल में जानना चाहता हूँ आपसे कि जो हमारे भारत देश में वर्ण रहे हैं, उनमें भेदभाव था, ऊंच नीच थी, और वो अलग अलग थे, बंटे हुए थे, एक साथ नहीं थे। तो समाज एक साथ नहीं था। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आज के समय पे जितने प्रयास हुए, अंग्रेज़ों ने कहीं जितने प्रयास किए, तो वो तो अच्छे ही प्रयास किए हर्ष भाई। इसके बारे में अगर आप थोड़ा स्पष्ट अगर करें तो मेरे लिए अच्छा रहेगा हर्ष भाई। जी, एक्चुअली पिछली बार जब आपकी हमारी बात हुई थी, तो उसमें मैंने ये बात रखने की चेष्टा करी थी कि हमको वर्ण को और जाति को अलग देखना चाहिए। एक जो घालमेल हुआ अंग्रेज़ों के बाद कि हमने वर्ण और जाति को एक माना और इससे बहुत प्रॉब्लम्स हुई समाज में। तो पिछली बार मेरी ये आपसे चेष्टा थी कि इसको हम अलग करें, है ना? वर्ण 4 होते हैं या जैसे मैंने कहा था 6 वर्ण होते हैं हम्म, और जातियाँ तो हज़ारों लाखों होती हैं। हम्म, और ये अंग्रेज़ों के समय हुआ कि हमने इसको मैप किया। हम्म, पिछली बार मैंने थोड़ा हल्के से ही आपके साथ शेयर किया था कि वर्ण को मैं किस तरह देखता हूँ। मैंने कहा था वर्ण कलर्स होते हैं। थोड़ा आपने बात की तो उसके बाद थोड़ा और मैंने सोचा, 1-2 लोगों से बात करी, तो वर्ण को मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि वर्ण जो होते हैं वो परस्यूट्स होते हैं मानव के। मानव कुछ चीज़ें हैं जो परस्यू करता है, जैसे नॉलेज है ना? नॉलेज अपने आप में एक परस्यू करने की वस्तु है। आदमी अपना जीवन लगा सकता है नॉलेज को परस्यू करने में। और नॉलेज को परस्यू करना अपने आप में एक पूरी चीज़ है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम नॉलेज परस्यू कर रहे हैं किसी और चीज़ के लिए, ऐसा नहीं होता। हम नॉलेज परस्यू कर रहे होते हैं नॉलेज के लिए। तो नॉलेज की परस्यूट अपने आप में एक परस्यूट है, लेजिटिमेट परस्यूट है। ऐसे ही शौर्य का जो परस्यूट है, जो करेज का जो परस्यूट है, ये भी अपने आप में एक लेजिटिमेट परस्यूट है। कुछ लोग होते हैं जो नॉलेज को परस्यू करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो शौर्य को परस्यू करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं समाज में जो कि वेल्थ को परस्यू करते हैं। तो नॉलेज, शौर्य और वेल्थ, मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक लेजिटिमेट और ऑटोनॉमस परस्यूट्स है। और समाज में ये तीनों तरह के लोग हमको मिलते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन तीनों में से किसी को परस्यू नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन वो सेवा करने में विश्वास रखते हैं। उनकी जो परस्यूट है वो सेवा करनी है। तो वो लोग जो नॉलेज को परस्यू कर रहे हैं, वो लोग जो शौर्य को परस्यू कर रहे हैं, वो लोग जो वेल्थ को परस्यू कर रहे हैं, उनकी सेवा करना, उनका खाने पीने का ध्यान रखना, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति का ध्यान रखना, है ना, उनके जीवन को सहज बनाना, ये भी अपने आप में एक लेजिटिमेट परस्यूट है। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो मैं 4 वर्णों को इस तरह से देखता हूँ कि कुछ लोग हैं जो नॉलेज को परस्यू कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो शौर्य को परस्यू कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो समाज में वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो इन तीनों का ख्याल रख रहे हैं। इन तीनों के आवश्यकता के लिए जो ज़रूरी है उस काम में लगे हुए हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे टीचर कहा करते थे कि 6 वर्ण होते हैं, 4 नहीं। ये भी एक ज़रूरी चीज़ है समझने के लिए। तो जैसे मैंने आपसे पिछली बार शेयर किया था कि पंचम वर्ण होता है। पंचम वर्ण में साधु सन्यासी आते हैं, चोर डाकू ठग आते हैं। फिर वो लोग भी आते हैं जो जंगलों में रहते हैं। हमारा समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा वनवासी भी है जो जंगल में रह रहा होता है। हम्म, मेरे ख्याल से वो लोग भी पंचम वर्ण में आते हैं। ये जो पंचम वर्ण है, ये जो फिफ्थ परस्यूट है, ये थोड़ी एम्बिगुअस है। ये ना इधर बैठती है ना उधर बैठती है। तो समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी परस्यूट किसी खांचे में बैठती नहीं है। थोड़ी सी एम्बिग्यूटी रहती है कि ये लोग कर क्या रहे हैं।
वो पंचम वर्ण के लोग हैं। मैं मानता हूँ कि ये भारत के समाज का एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है कि ऐसे लोगों के लिए भी एक जगह बनाना जिनके बारे में बहुत निश्चितता से हम कुछ कह नहीं सकते ठीक से। जैसे सन्यासी है, सन्यासी कुछ कर रहा है, वो क्या कर रहा है एग्जैक्टली वो बहुत निश्चितता से हम कह नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे लोग जिनकी परस्यूट कुछ ना कुछ तो है ही, हर मानव की परस्यूट तो होती है, लेकिन थोड़ी एम्बिग्युइटी है उस परस्यूट में, उसके उनको हम पंचम वर्ण में रखते हैं। समाज में जगह बनी हुई है इन लोगों के लिए भी। ये पंचम वर्ण के लोग समाज में आते रहते हैं, समाज से फिर बाहर भी निकलते रहते हैं। जैसे सन्यासी है, सन्यासी घूम घूम के समाज में आता भी है, बाहर निकलता भी है। तो ये लोग बहुत स्ट्रिक्टली समाज का हिस्सा नहीं है, लेकिन समाज से में इनका आवागमन रहता है। और फिर जैसे मैंने कहा था, ये जो छठा वर्ण है उसको नॉर्थ इंडिया में छक्के कहते हैं, हिजड़े होते हैं ये लोग, इनकी भी अपनी परस्यूट होती है। तो वर्ण को मैं परस्यूट की नज़र से देखता हूँ। और जैसे गुरुजी रविंद्र शर्मा कहा करते थे कई बार कि ये सारे वर्ण हर जाति में मिलते हैं, हर जाति में चारों वर्ण मिलते हैं। हर जाति में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नॉलेज को परस्यू कर रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वेल्थ क्रिएट कर रहे होते हैं, है ना। युद्ध के समय हर जाति अपने अपने अपनी जाति में से लोग भेजती है युद्ध करने के लिए, जो शौर्य को परस्यू कर रहे होते हैं। तो हर जाति में चारों वर्ण मिलते हैं। और जाति जैसे मैंने कहा था वो उससे हमारा धंधा जुड़ा है, हमारी आजीविका जुड़ी है। और वर्ण से धंधा आजीविका नहीं जुड़ी हुई, वर्ण एक परस्यूट है। इस तरह से मैं ये वर्ण और जाति के संबंध को समाज में देख रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें आपसे सवाल है हर्ष भाई, इसी से मिलता जुलता, कि ये तो देखिए साफ तौर पे मुझे समझ आता है कि जितने काम करने वाले लोग हैं, कारीगर समाज है, सब समाज की हमें ज़रूरत पड़ती है। आम रोज़मर्रा जीवन में हमें जितनी काम की चीज़ें चाहिए होती हैं, कपड़ा है, चप्पल है, हमें बाल कटवाने हैं, हमें कोई लकड़ी का काम करवाना है, कोई गाय भैंस का कोई काम है, खेती का कोई काम है, इनके उपकरण हैं, घड़े बनाने हैं। अच्छा, हमें सौंदर्य के लिए सुनार की ज़रूरत पड़ती है, सोने चांदी के लिए, इन सब की ज़रूरत रहती है। पर मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ, क्या ऐसा नहीं था, जो किताबें पढ़ के मेरी समझ में आया, क्या ऐसा था क्या समाज में कि ज़बरदस्ती किसी को इस काम के लिए लगाया जाता था कि नहीं तुम्हें तो यही रहना है, जैसे कुम्हार को कुम्हार ही बनना है, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो सिर्फ यही रहेगा। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। वैसे अच्छा सवाल नहीं है, ये बेकार का सवाल है। लेकिन जिस ज़माने में हम रह रहे हैं, इस ज़माने में फ्रीडम ऑफ चॉइस एक बड़ा मूल्य है। तो उस संदर्भ में ये अच्छा सवाल है ना। एक कुम्हार का लड़का कुम्हार ही क्यों बने, वो कुछ और काम क्यों ना करे, उसको फ्रीडम क्यों नहीं है कुछ और काम करने की। तो इस संदर्भ में ये अच्छा सवाल है। ये देखिए, जो हमारी जो जाति व्यवस्था थी, जिसको हम लोग जजमानी व्यवस्था कहते हैं, मुझे किसी ने बताया रिसेंटली कि हाँ, डॉक्टर बजाज ने बताया रिसेंटली कि धर्मपाल जी को जजमानी शब्द पसंद नहीं था। तो खैर उसको जजमानी व्यवस्था भी कह सकते हैं, इसको जाति व्यवस्था भी कह सकते हैं। जाति एक अच्छा शब्द है। उसमें सभी के आहार की सुरक्षा सुनिश्चित थी, मतलब एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कोई समस्या नहीं रही हमारी जाति व्यवस्था में। और जाति व्यवस्था टूटने का एक सीधा जो असर हुआ समाज में, वो हुआ कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो गया। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे तो मैं आपके सवाल को फिर एड्रेस करता हूँ। हमारे यहाँ जाति व्यवस्था के कारण हर एक के आहार की सुरक्षा है, हर एक की लाइवलीहुड की सिक्योरिटी है, एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी है। वो कैसे है? वो ऐसे है कि कुम्हार का लड़का जब पैदा होता है तो वो अपने घर में ही कुम्हारी का काम सीखता है। तो जो भी स्किल चाहिए कुम्हारी के लिए, वो सहज रूप से बड़ा होते होते सीख जाता है, अपने परिवार में ही सीख जाता है। नंबर एक। नंबर दो, उस परिवार का जो क्लाइंटेल है, जिनको वो घड़े देते हैं, वो क्लाइंटेल भी वो इनहेरिट करता है ना। मान लीजिए आप और मैं, हम दो कुम्हार हैं गांव में, तो हमने आपस में अपने गांव बांटे हुए हैं कि भाई इस तरह गांव का ये आधा हिस्सा मेरा है और वो आधा हिस्सा आपका है। तो गांव के इस आधे हिस्से में मैं
घड़े दूंगा, जो भी ज़रूरत है कुम्हारी की दूंगा। गांव के उस हिस्से में आप घड़े की आवश्यकता पूरी कीजिए, और इसके एवज में हमारी आहार की सुरक्षा सुनिश्चित है। तो मेरा जो लड़का होगा वो ना केवल मुझसे कुम्हारी का स्किल सीखेगा, बल्कि ये जो आधा गांव है वो भी इनहेरिट करेगा। तो उसको अपनी आजीविका के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आपका जो लड़का होगा वो आपसे कुम्हारी का स्किल सीखेगा और वो आधा गांव इनहेरिट करेगा, उसको अपनी आजीविका के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे हमारे बच्चों की आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित है। अब मान लीजिए आपका लड़का कुम्हारी नहीं करना चाहता, मान लीजिए लोहारी करना चाहता है ना, या बुनकरी करना चाहता है, तो इस स्विच के लिए क्या करना होगा हमको? 2 काम हमको करने होंगे। एक तो ये कि भाई आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी कि भाई मेरी अगली जनरेशन कुम्हारी का काम नहीं करेगी, तो क्या मैं तैयार हूँ पूरे गांव की जिम्मेदारी लेने के लिए, है ना? अगर मैं तैयार हूँ तो ठीक है, आपका लड़का फिर कुम्हारी छोड़ दे, है ना, किसी और धंधे में चले जाए, क्योंकि मेरे बच्चे पूरे गांव की कुम्हारी की ज़रूरत पूरी कर लेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़, वो जिस धंधे में जाएगा, मान लीजिए वो बुनकर बनेगा। अब बुनकरों के ऑलरेडी मान लीजिए 4 परिवार हैं, उन चारों परिवारों ने आपस में गांव बांट रखा है। तो ये जो 5वां बुनकर बनेगा, तो बुनकरों को भी अपने उस गांव को दोबारा 5 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। तो क्या बुनकर समाज उसके लिए तैयार है क्या? तो एक तरफ एक कुम्हारी समाज तैयार हो उसको छोड़ने के लिए, दूसरी तरफ बुनकरों का समाज तैयार हो उसको अपनाने के लिए, कि भाई हम अपना आज मार्केट रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे एक नए आदमी को शामिल कर कर। ऐसा होने पर वो धंधा स्विच कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैं आपसे बता रहा था कि हमारे यहाँ जो काम धंधा चल रहा है वो घर के अंदर चल रहा है। तो हमारे काम धंधे के हिसाब से हमारे खाने पीने बंधे हुए हैं, हमारा सोना उठना बंधा हुआ है, हमारे रीति रिवाज बंधे हुए हैं, है ना, हमारे फेस्टिवल्स बंधे हुए हैं। तो अभी मेरा लड़का कुम्हार है, आपका लड़का कुम्हार है, कुम्हारी के हिसाब से उसके खाना पीना बंधा हुआ है। अब कल को अगर वो बुनकर बनना चाहेगा तो उसको अपना पूरा जीवन, अपना खान पीन, अपना रहने का तरीका, अपने चलने का व्यवहार, लोगों से बातचीत का व्यवहार, वो सब कुछ उसको बुनकरी के हिसाब से करना पड़ेगा। तो उसको ना केवल नया स्किल सीखना है बुनकरी का, ना केवल एक नया मार्केट इनहेरिट करना है बुनकरी का, बल्कि उसको अपना पूरा जीवन कुम्हारी का छोड़ बुनकरी का करना है, खाने पीने का चेंज करना है, रीति रिवाज का चेंज करना है। ऐसा करेगा तब वो कुम्हार ना रहकर बुनकर बनेगा। तो ऐसा करना संभव है, ऐसे लोगों ने किए हैं, लेकिन इसके लिए प्रोटोकॉल्स हैं। अभी क्या हो गया है, अभी ये हो गया है कि मेरा लड़का कुछ भी करेगा, उसे कुम्हारी नहीं करनी तो कुछ भी करेगा। जब वो कुछ भी करेगा तो किसी और के आजीविका पे वो एक तरह से इंक्रोच करेगा, है ना, और वो काम वो करेगा लेकिन उसका जीवन शैली उसकी कुम्हारी की होगी, तो उसके जीवन शैली में कॉन्ट्रडिक्शन होगा। तो अभी हमारे समाज में ये फ्रीडम के नाम पर एक तो सबके काम धंधे छिन गए हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां आकर हम लोगों के काम धंधों पे एंक्रोच करके बैठे हैं। दूसरा, हमारी अपनी जीवन शैली ऊपर नीचे हो गई है ना। जैसे आप खुद किसान हैं, आपकी जीवन शैली ये है कि आपको सुबह 4 बजे उठना ही है। आप सुबह 4 बजे नहीं उठेंगे तो आपके गाय भैंसे का देखभाल नहीं होगा, है ना। अगर मुझे किसान बनना होगा तो मुझे ये परिवर्तन अपनी जीवन शैली में लाना पड़ेगा। अभी तो मैं 7 बजे उठता हूँ, फिर उठ के नौकरी पे जाता हूँ 9 बजे, ये मेरी जीवन शैली है। अब मैं कल को सोचूं कि भाई मैं किसानी करता हूँ लेकिन जीवन शैली मेरी यही रहेगी, तो काम चलेगा नहीं। मुझे अगर तय करना है कि भाई मैं किसान बनूंगा तो मुझे अपनी जीवन शैली, अपना खाना पीना, सब कुछ उसके अनुरूप करना पड़ेगा, तब जाके मैं किसान बनूंगा ठीक से, वरना तो मैं ऐसे ही इधर उधर का किसान रहूंगा। तो ये जो बात है कि कुम्हार का लड़का कुम्हारी बनेगा, एक तो ये बहुत सहज चॉइस है, क्योंकि वो घर में ही पल बढ़कर वो स्किल सीख रहा है और वो कुम्हारी का क्लाइंटेल इनहेरिट कर रहा है। लेकिन अगर उसको चेंज करना भी है तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिसके अंतर्गत वो चेंज करेगा, है ना। कुम्हारी का समाज बैठेगा और उसको जाने की इजाज़त देगा, और अगर बुनकरी का समाज बैठेगा और उसको अपनी बुनकरी में उसको इनवाइट करेगा। ऐसा करने के वो स्विच हो जाएगा। तो ऐसा होना संभव है, होता भी था, लेकिन सहज तो यही है कि हमारा बेटा वही काम धंधा करे जो हम करते आए हैं।
नहीं, बहुत ये तो बहुत स्पष्ट आपने किया हर्ष भाई। उससे पहले मैं एक थोड़ी-सी मेरी बात रखना चाहूँगा, जो मैं समझ पाया हूँ, तो आप थोड़ा इसमें बताइए कि क्या ऐसा ही ठीक है समझना? जो मैं समझ पाया हूँ कि व्यक्तिगत तौर पे अपने कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ समझते हुए, समाज में अपनी जो भूमिका है, वो इस तरीके से हम तय करते हैं। हाँ, मैं जैसे आपकी बात को, मैं गाँव में रहता हूँ तो मैं जोड़ पाया हूँ हर्ष भाई ना। हाँ, मुझे लगता है शहर के तो शायद इस बात को समझे भी ना, माने भी ना कि अच्छा ऐसा भी होता है। हाँ, जैसे हमारे यहाँ कारीगर समाज सिर्फ़ एक कुम्हार बचे हैं और एक टोकरे बनाते हैं उसके। अच्छा, शहतूत की लकड़ियाँ काट के वो टोकरे बनाते हैं, 2 ही कारीगर बचे हैं काम करने वाले बस। कुम्हार का भी मैं देखता हूँ, उनका भी अलग-अलग परिवारों के साथ है। हाँ, ये नहीं है कि एक ही कुम्हार पूरे परिवार में बाँट रहा है। हाँ, जैसा आपने बोला, हाँ, इसके साथ कनेक्ट कर पाया। उनकी जजमानी बंधी हुई है। हाँ, हाँ, वो जजमानी आता है। हाँ, और दूसरा नाई है, हाँ, हर्ष भाई, नाई भी 4-5 है ना, हाँ, कई हैं। हाँ, तो हम जब बाल कटवाने जाते थे, दादाजी या पिताजी ये बोलते थे कि उसी के पास जाना है, वहीं जाना है, हाँ, और नहीं जाना किसी के हाँ, पास। बिल्कुल। तो उन्होंने अपने परिवार को ये बाँध के रखा था कि हाँ, इतना ये है, इतना हाँ, आप इसके पास ये होगा। हाँ, मतलब पूरा उनकी सिक्योरिटी तो थी, उससे उनकी लाइवलीहुड की सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी। हाँ, कि भाई गाँव के ये 10 परिवार मेरे पास बाल कटवाने आएँगे, हुँ, तो उसके एवज़ में मेरी जीविका चलेगी, है ना? कल को कोई दूसरे गाँव का नाई आके बैठ जाए यहाँ पे, तो वो मेरे धंधे को एनक्रोच करेगा। इससे समाज में अस्थिरता फैलती है। इसमें मैं ये बात क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि मान लीजिए आप कुम्हार हैं, आपका आपकी आजीविका कुम्हारी से चलती है, लेकिन आप बुनकरी सीखना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है उस काम में, तो आप सीख सकते हैं। हुँ, बुनकरी सीखने में कोई प्रतिबंध नहीं है, है ना? आप बुनकर के पास जाकर बैठ कर वो काम सीख सकते हैं, लेकिन वो आपका धंधा नहीं बनेगा, हुँ, क्योंकि धंधा तो वो उसका है, आजीविका उसकी बनेगी वो। हुँ, तो काम सीखने में कोई मनाही नहीं है ना? लोग एक दूसरे के पास जाके काम सीखते ही हैं। हुँ, धंधा बनाने के लिए आपको जाति से स्विच करना पड़ेगा, उसके लिए मार्केट का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है, क्लाइंटेल का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना ज़रूरी हुँ। है ना? लेकिन काम तो आप सीख ही सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। ये तो एक पूरे परिवार की तरह है जो आप बता रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये तो एक पूरा बहुत बड़ा एक ही परिवार था। जैसे आप बता रहे हैं हर्ष भाई, जैसे हम घर में काम करते हैं ना, पिताजी कुछ काम करते हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी है, बेटा ये काम करेगा, पत्नी ये काम करेंगी, माता ये काम करेंगी, बहन ये काम करेंगी। पर उसमें मनाही थोड़ी है कि पिताजी अगर वो काम कर रहे हैं तो मैं वो काम नहीं कर हाँ, सकता। हाँ, बिल्कुल करें, ज़िम्मेदारी लें, हाँ, पूरे उस परिवार को सँभालें। हाँ, तो ये एक पूरा बड़ा परिवार था जो। हाँ, इसमें जो मुख्य बात है कि दूसरे के काम पे एंक्रोच नहीं करना है। अच्छा। है ना? ये एंक्रोचमेंट अलाउड नहीं है। हुँ, ये मुख्य बात है। हुँ, अभी जो समाज में अनएम्प्लॉयमेंट है, हुँ, वो इसलिए है कि कुछ लोगों ने बहुत लोगों के काम पे एंक्रोच किया हुआ हाँ, है ना? तो कोई एक कंपनी है जो घड़े बनाती है, हुँ, उसने हज़ारों लाखों कुम्हारों के काम पर एंक्रोच करके खुद ही घड़े बना लिए, हुँ, है ना? एक कंपनी है जो कपड़ा बनाती है, हुँ, उसने लाखों वीवर्स के काम पे एंक्रोच किया हुआ है। हुँ, तो दूसरे की आजीविका पे एंक्रोच नहीं करना है। इसमें मुख्य सिद्धांत ये है, और जो ऐसा करता पाया जाएगा, उसको फिर समाज उसको दंड देगा, है ना? उसके बहुत कड़े दंड है। हुँ, अगर हमारे गाँव में कोई बाहर का कुम्हार आके घड़े बेच जाए, तो कुम्हारों की पंचायत आएगी और उस कुम्हार को फिर पनिश करेगी कि आप दूसरे के कैसे आ गए आप। इसमें थोड़ा एक बात और ध्यान देने की बात है कि ये एक साधारण डे टू डे सिस्टम है, हुँ, लेकिन कुछ स्पेशल ओकेशंस हैं जहाँ मेले लगते हैं, यात्रा होती है, वो ओपन मार्केट है। मेलों में कोई भी कुम्हार किसी के लिए भी कुछ भी बेच सकता है, लेकिन वो मेले तक ही सीमित है वो, है ना? हाँ, रोज़मर्रा के जीवन में ऐसा नहीं है। अच्छा, तो हमारी जो आजीविका सुनिश्चित है, वो रोज़मर्रा का जो बंधा हुआ मार्केट है, जो बंधा हुआ क्लाइंटेल, उससे सुनिश्चित है। फिर जब साल में जब कुछ मेले लगते हैं, उस मेले में आप भी अपना घड़ा बेचिए, मैं भी अपना घड़ा बेचता हूँ। आप भी अपनी मिट्टी की मूर्तियाँ बेचिए, मैं भी बेचता हूँ। जो आके आपसे ले जाए, आपसे ले जाए, जो मुझसे ले जाए, मुझसे ले जाए। हुँ, तो मेले, त्योहार, कुछ ऐसे स्पेशल ओकेशंस हैं, हुँ, जहाँ फ्री मार्केट है, जिसको हम फ्री मार्केट कहते हैं। हुँ, आम जीवन में फ्री मार्केट नहीं है, बंधा हुआ मार्केट है। आपका वो क्लाइंटेल है, मेरा ये क्लाइंटेल है ना? आपका बच्चा बड़ा होके आपका क्लाइंटेल इनहेरिट करेगा, मेरा बच्चा बड़ा होके मेरा क्लाइंटेल इनहेरिट करेगा। तो अभी क्या हो गया, फ्रीडम के नाम पे हमने एक दूसरे के आजीविका को इंक्रोच किया है, हुँ, जिससे देश में
अनएम्प्लॉयमेंट फैला है। इसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि जाति व्यवस्था बहुत अब गंदा शब्द माना जाता है, लोग इससे ऑफेंड हो जाते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ अगर कोई थोड़ा सा रुक के सोचे जाति व्यवस्था के बारे में, तो वो ये मानेगा कि जाति व्यवस्था के कारण हमारे यहाँ हर एक की आहार की सुरक्षा सुनिश्चित थी। अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम हमारे यहाँ थी ही नहीं कभी। ये बहुत रीसेंट प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, जो सीधा सीधा जाति व्यवस्था के टूटने से पैदा हुई है। हर्ष भाई, आपने एक इस्तेमाल किया शब्द अभी जो मुझे याद आ रहा है कि वर्ण कुछ अलग हैं, जातियां अलग हैं। हर जाति में ये वर्ण होते हैं, 4 के, जैसे आपने और स्पष्ट किया कि 6 वर्ण हैं। हाँ। तो हर जाति में वर्ण हैं, और जातियां तो हजारों लाखों हैं। हाँ। तो ये जातियां क्या हैं फिर हर्ष भाई? तो जाति, मैंने पिछली बार कहा था कि हर जाति का एक जाति पुराण होता है जिसमें उस जाति का इतिहास होता है, उस जाति के कर्तव्य होते हैं कि भाई इस जाति का समाज में ये कर्तव्य है ना। कुम्हारों का समाज में ये कर्तव्य है। हर जाति का उसमें अधिकार होता है कि कुम्हारों का ये कर्तव्य है तो उनका समाज में ये अधिकार भी है। हर इस जाति पुराण में एक जाति के दूसरे जाति का संबंध होते हैं, ये जाति पुराण होता है। एक तरह से जाति पुराण जो होता है वो वर्ल्ड व्यू बनाता है। तो वो लोग जो एक जाति पुराण को मानते हो, मेरे हिसाब से वो एक जाति के लोग हैं। उसी में उनका धंधा भी आता है कि ये लोग इस तरह का काम करेंगे, इससे इनकी आजीविका चलेगी। आजीविका के लिए इनके ये प्रोटोकॉल्स होंगे, है ना। कुम्हार जो है वो ये बेच सकता है, ये बना सकता है, लेकिन ये बेच नहीं सकता है, इसको दे सकता है ना। हर जाति के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये सब जाति पुराण में आते हैं। तो जाति पुराण एक तरह से एक जाति को व्यवस्थित करके रखती है, उसको बांध के रखती है। वो एक जाति का संबंध दूसरे जाति के साथ बना के रखती है। इनके कर्तव्य क्या है, इनके अधिकार क्या है, ये बताती है। फिर इस जाति का इतिहास क्या रहा है, ये बताती है। ये जाति है। वर्ण तो इंडिविजुअल्स के होते हैं, इंडिविजुअली परस्यू करता है। तो मैं कुम्हार हूँ जाति से, मान लीजिए, लेकिन मैं नॉलेज भी परस्यू कर रहा हूँ। ऐसा भी होता है ना, मैं इंटेलेक्चुअल आदमी हूँ, मैं नॉलेज भी परस्यू कर रहा हूँ। या मैं कुम्हार हूँ जाति से, लेकिन मैं शौर्य को परस्यू कर रहा हूँ। तो युद्ध के समय, है ना, या दंगल के समय मुझे जाना होता है लड़ाई लड़ने के लिए। या मैं कुम्हार हूँ और मैं वेल्थ को परस्यू कर रहा हूँ। तो जैसे कुम्हारी, एक तो कुम्हारी हमारे गांव में चल रही है, फिर हमारा कुम्हारी का समाज कुछ घड़े बना के बाहर मार्केट में भी ले जाएगा, ओपन मार्केट में भी। तो वो हमारे ही लोग कुछ होंगे जो सबके घड़े इकट्ठे करके ले जाएंगे, वहाँ बेच बाच के आएंगे। फिर जो उससे पैसा, चांदी, सोना आएगा वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वो हमारे कुम्हारी में से लोग होंगे वो। तो चारों वर्ण हर जाति में मिलते हैं, है ना। पंचम वर्ण तो समाज के थोड़ा सा बाहर है, एक तरह से पेरिफेरी में है, वो तो आता जाता रहता है। लेकिन ये 4 वर्ण होते हैं, ये हर जाति में चारों वर्ण मिलते हैं। अच्छा, तो ऐसा बोलना क्या उचित रहेगा हर्ष भाई, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जैसे चर्मकार एक जाति है। हाँ। मैं हजारों जातियों नहीं जानता, जो मेरे गांव की हैं उनकी 2-4, जैसे चर्मकार हैं, कुम्हार है। हाँ। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि चर्मकार जाति में ब्राह्मण हैं? हाँ। चर्मकार जाति में क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं? हाँ। तो चर्मकारों में जो पुरोहित का काम कर रहे हैं, है ना, मान लीजिए चर्मकारों में शादियां हो रही हैं, तो शादियों को पुरोहित चाहिए शादी करवाने के लिए, तो वो उनके ब्राह्मण है। वो उन्हीं जाति के हाँ। ही ब्राह्मण होते हैं, और उन्हीं की जातियों में ही वो शादियां करवाते हैं। हाँ, क्योंकि एक चर्मकार दूसरे चर्मकार से शादी करेगा ना। अच्छा। जैसे ये भी तो जरूरी है ना समझना कि हमारा काम धंधा घर में ही चल रहा है, तो स्त्री और महिला, पुरुष और महिला दोनों ही काम में लगे हुए हैं। तो मैं अगर कुम्हार हूँ तो मैं चाहूंगा कि जो से मेरी शादी हो वो कुम्हारी का काम जानती हो, है ना। तो ये शादी भी हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग करवाएंगे, वो हमारे समाज के पुरोहित होंगे। फिर युद्ध के समय हमारे समाज से लोग जाएंगे लड़ने के लिए, है ना। हमारे अपने अखाड़े होंगे जिसमें हमारे पहलवानी चलती होगी। तो चर्मकारों में चारों वर्ण मिल जाएंगे। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन अंग्रेजों ने किया है कि जातियों को वर्ण में बिठाने की कोशिश की है। अच्छा। जबकि देखना इस तरह से चाहिए कि जातियों में वर्ण बैठे हुए हैं, हर जाति में चारों वर्ण बैठा हुआ है, एज अपोज टू वर्णों में जातियों को बैठाना। ये उल्टी गंगा जो है, ये अंग्रेजी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज का नतीजा है।
और ये अब हमारी सेल्फ इमेज बन गई है। मुझे लगता है अब टाइम आ गया है कि हम इस सेल्फ इमेज को क्वेश्चन करें, इसको क्रैक करें। तो तभी मुझे मेरी एक बात ध्यान आ रही है हर्ष भाई ना, जैसे शादी का आपने जिक्र किया, तो जिस जाति का ब्राह्मण है वो शादी में कुछ ऐसी बातें बताता है जो उसकी जाति से जुड़ी हुई हैं। हाँ मेरी शादी की मुझे बात ध्यान है, पंडित जी बोल रहे थे कि कोई ऐसा काम मत कर देना कि कोई ऐसी भैंस, हम गाय भैंस रखते हैं, खेती करते हैं, कोई ऐसी भैंस मत लाके खड़ी कर देना जो दूध ही ना देती हो, हाँ ये उसका गोबर ढोती फिरे हाँ और दूध वो देती ना हो, परेशान तुम हो जाओ। हाँ और कोई ऐसा काम मत कर देना कि खेती में कुछ ये हो जाए। हाँ मतलब वो मेरी जाति से जो मेरा काम है हाँ। उससे जुड़ी हुई बातें ब्राह्मण वो बता रहा था। क्योंकि वो आपकी जाति को समझता है, वो आदमी जो हाँ। पुरोहित था वो आप ही की जाति के पुरोहित होंगे वो। तो जो चर्मकार, कुम्हार या लोहार या सुनार की जाति के ब्राह्मण हैं, हाँ। तो उनकी जातियों की ही बात करते होंगे, ऐसा रहता हाँ है। बिल्कुल। मेरा एक दोस्त है, ओम प्रकाश शर्मा नाम है उसका। तो पहले मैंने जब सुना ओम प्रकाश शर्मा तो मुझे लगा ब्राह्मण होगा, वो बढ़ई परिवार से आता है। अच्छा। हाँ। लेकिन वो शर्मा लगता है क्योंकि बढ़इयों में वो पुरोहित का काम उनका अच्छा। होता था। तो क्या ऐसा भी है हर्ष भाई, मैं एक और इससे सवाल निकलता है, जो जिस जाति का ब्राह्मण है तो दूसरी जातियों में भी क्या शादी करवा सकते हैं? देखिए वही जो मैं कह रहा हूँ, सहज ये है कि मेरी पत्नी उसी जाति से जिस जाति से मैं हूँ, क्योंकि हमारा काम हमारे घर में चल रहा है ना। जैसे मैंने आपसे पिछले बार शेयर किया था कि आदमी और महिला दोनों ही उसी काम में लगे हुए हैं, है ना। और लोहारी का जो काम है उसमें आदमी भी लगा हुआ है, महिला भी लगी हुई है। और आप कभी किसी लोहारी महिला को जाके देखिए, वो बड़ा स्लेज हैमर चलाती है, बिल्कुल बहुत हैवी हैमर होता है, लंबा हैमर होता है, ऐसे घुमा के लाके पीटती है वो, है ना। वो वहाँ पे बैठ के उसमें वो मार रहा होता है, हल्की चोट मार रहा होता है, और ये एक बड़ा सी चोट मार रही होती है, और एक तरह का रिदम से ये लोहा गर्म पीट रहे होता है। तो मैं चाहूँगा कि मेरी जो पत्नियाँ हैं वो लोहारी का काम जानती हो, उसके शरीर में वो ताकत हो, उसके संस्कार, शरीर में वो लोहारी के संस्कार हो, हमारा खाना पीना वैसा हो। अब मैं लोहारन से शादी ना करके कि सुनारन से शादी करूँगा तो हमारा धंधा चौपट होगा, हमारे घर गृहस्थी में क्लेश होगा। तो अपनी जाति में शादी करना एक बहुत सहज निर्णय है। और देखें तो हम आज भी ऐसा ही करते हैं। मैं आज भी जब शादी करता हूँ किसी से तो मैं देखता हूँ कि वो मेरी जैसी पढ़ी लिखी हो, है ना, जो तौर तरीके हमारे घर में हो उसके घर में हो, वो मिलते जुलते तौर तरीके हों। मैं तो नहीं शादी कर सकता किसी किसान की लड़की से या किसी भेड़ वाले की लड़की से, है ना। हालांकि मैं कहता हूँ कि मैं किसी शादी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा शादी करने का स्कोप लिमिटेड ही होता है, आज भी ऐसा ही होता है। इसमें मैं कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं कह रहा हूँ, है ना। आप किसान परिवार से आते हैं, आपकी जब शादी हुई होगी तो वो आपकी पत्नी किसान परिवार से होगी, क्योंकि वैसे ही खाना पीना है। मेरी जब शादी हुई तो मेरी पत्नी नौकरी पेशा परिवार से थी, क्योंकि हमारा वैसा ही खाना पीना है, ये आज भी वैसा ही होता है। तो ये अंतर जातीय विवाह, ये मतलब ये बहुत सरफेशियल चीज़ लगती है, ऐसा नहीं होता है। हम अपने परिवार में अपने पार्टनर को ढूंढते हैं कि भाई इससे नहीं होगा मेरा, इससे होगा मेरा। जैसे आजकल बहुत बात चलती है हर्ष भाई ना, जैसे नौजवान है उनमें चलती है कि जिससे विचार मिले उसके साथ हम उठते बैठते हैं, करते हैं। तो इसके साथ साथ भी तो ये बात भी तो क्यों ना हम देखें कि जिससे काम जुड़ा है, जिससे व्यवहार जुड़ा है, तौर तरीके जुड़े हैं, उसी के साथ तो करना है। तो बिल्कुल वही तो हमारा समाज शायद करता है, जीवन दृष्टि। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आज भी विचार मिलना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं होता ना। विचार मिलने के साथ साथ उसका लाइफस्टाइल भी हम देखते हैं ना, और मतलब उसकी पसंद नापसंद भी हम देखते ही हैं। हो ये क्या गया अभी मॉडर्न टाइम्स में, हमारे सबके विचार पसंद नापसंद बहुत फ्लक्स में है, रोज ही बदलते रहते हैं, है ना। 2 साल पहले मैं ये विचार का था, अब मैं ये विचार का हूँ, 2 साल बाद मैं किसी और विचार का हो जाऊंगा। बहुत फ्लक्स है ये। विचारों के मेल से हम कोई बहुत लंबा निर्णय नहीं ले सकते हैं। आप खुद ही अपने बारे में देखिए, दोस्तों के बारे में देखिए। 10 साल पहले हम जो सोचते थे, जो हमारे विचार थे, वो आज हमारे विचार नहीं है। विचार तो बहुत फ्लक्स में हो रहता है। ये जो जाति देख के शादी करना है, इसमें एक रिलायबिलिटी रहती है, इसमें बहुत फ्लक्स नहीं आता है, क्योंकि शादी तो फिर जिंदगी भर करना है ना।
या तो ऐसा हो कि भाई मेरे विचार आपसे मिले, मैं शादी कर लेता हूँ आपसे, जिस दिन मिलना बंद हो जाएंगे उस दिन अलग हो जाएंगे, ऐसा भी होता ही है। लेकिन ये तो बेवकूफ़ी है। शादी करी है तो फिर निभानी है ना सारी ज़िंदगी। तो उसमें जो पुराना तरीका है वो रिलायबल तरीका है। उसमें भी दिक्कतें आती हैं, ऐसा नहीं दिक्कतें नहीं, लेकिन दिक्कतें इस शादी में भी आती हैं। तो शादी में दिक्कतें आती हैं, लेकिन जो रिलायबिलिटी है, जो स्टेबिलिटी है, वो उस तरीके में ज़्यादा है, मैं ऐसा मानता हूँ। नहीं, बहुत आपने ये सही बोला। उसमें मुझे तो लगता है कि मुझे शायद पता नहीं बोलना चाहिए या नहीं, जो शहरीकरण है, जो इसको नहीं मानते हैं, जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें इसीलिए शादियों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वो मैनेज नहीं कर पाते, सॉल्व नहीं कर पाते, या फिर डाइवोर्स भी बहुत हो जाते हैं। पर गाँव में अगर आप देखें जो इन चीज़ों को मानते हैं, वहाँ इस चीज़ का रेट बहुत कम है या मिनिमल है या होगा ही नहीं। और हाँ, मतलब मैं उस बहस में नहीं जाता कि डाइवोर्स रेट्स कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है, क्योंकि हमारे मित्र कहेंगे कि भाई वहाँ डाइवोर्स तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़े तो हैं। मतलब देखिए, पति पत्नी में क्लेश तो मैं समझता हूँ हर शादी में रहता ही होगा। ऐसी कोई परफेक्ट शादी तो शायद ही होती हो। लेकिन बात यह है कि शादी निभानी है या नहीं निभानी है, और निभाने के लिए क्या प्रोटोकॉल्स हैं जो मदद करेंगे, और अगर नहीं निभानी है तो फिर उन प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से मूल मुद्दा मेरे लिए तो वो है, किसी शादी को या किसी संबंध को निभाना है ना। आपकी मेरी मित्रता है, इस मित्रता को हमें निभाना है ज़िंदगी में। कल को आपका हमारा झगड़ा भी होगा, लेकिन फिर भी निभाएंगे ना उस मित्रता को। वो निभाने के लिए प्रोटोकॉल्स होते हैं समाज में, वो प्रोटोकॉल्स रहते हैं तो रिश्ते निभ जाते हैं। बिना प्रोटोकॉल के रिश्ते निभाना तो फिर मन मर्जी, मतलब वो बहुत ही मुश्किल काम है। वो तो फिर हम अकेले ही पड़ गए उसमें तो। हर्ष भाई, आपने जिक्र किया कि 6 वर्ण होते हैं, मुझे तो 4 का ही पता था। और पंचम वर्ण में आपने ये बताया था कि चोर, लुटेरे, साधु, सन्यासी, ये सब आते हैं। तो एक तरफ तो अगर मैं देखता हूँ, तो चोर लुटेरे जो होते हैं उनको किस दृष्टि से देखा जाता है वो एक भाव है। पर साधु सन्यासी जो हैं वो पूजनीय होते हैं। तो वो पंचम वर्ण में क्यों है और किसी जाति के अंतर्गत वो क्यों नहीं आती? इसको आप थोड़ा-सा आप समझाएँ हर्ष भाई। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं भी इस पे विचार ही कर रहा हूँ, है ना। मैं आपसे जो अपनी बात रखूँगा उसको उसको आप मतलब शास्त्रीय बात ना माने, ये माने कि कुछ मैं सोच रहा हूँ जो आपके साथ बांट रहा हूँ, ये बात गलत भी हो सकती है, लेकिन एक तरह का डेवलपिंग थॉट है। मुझे इसमें कुछ दम लगता है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। जैसा मैंने अभी कहा था कि पंचम कि वर्ण को मैं परस्यूट के रूप में देखता हूँ, कि जो मानव परस्यू करता है वो वर्ण है, मतलब उसको हम वर्ण कहते हैं। और नॉलेज, करेज, वेल्थ और सर्विस, ये अपने आप में लेजिटिमेट परस्यूट्स हैं, ये अपने आप में ऑटोनॉमस परस्यूट्स हैं। लेजिटिमेट परस्यूट से मेरा मतलब है कि ये मानव के लिए नेचुरल परस्यूट है। ये परस्यूट्स मानव को पशु से अलग करते हैं ना, पशु इनको परस्यू नहीं करता है। ऑटोनॉमस परस्यूट से मेरा मतलब ये है कि ये परस्यूट्स अपने आप में जस्टिफाइड है। हम नॉलेज को परस्यू करते हैं नॉलेज के लिए, किसी और चीज़ के लिए नहीं। हम करेज को परस्यू करते हैं करेज के लिए, किसी और चीज़ के लिए नहीं। तो ये चारों परस्यूट्स, नॉलेज, करेज, वेल्थ और सर्विस, लेजिटिमेट हैं और ऑटोनॉमस परस्यूट्स हैं। इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि आदमी है तो वो कुछ ना कुछ उसको परस्यू करेगा ही। लेकिन समाज में, जैसे मैंने कहा था, ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी परस्यूट अभी ठीक से हम पता नहीं कर पा रहे हैं क्या, उसमें एम्बिग्विटी है, वो ना यहाँ बैठती है ना वहाँ बैठती है। तो इसलिए एक अलग कैटेगरी हमने सोची, हमारे पूर्वजों ने सोची, जिसको पंचम वर्ण कहा। पंचम वर्ण में वो मानव आते हैं जो कुछ ना कुछ तो परस्यू कर ही रहे होंगे क्योंकि मानव है, लेकिन उनकी परस्यूट वेल डिफाइंड नहीं है, उनकी परस्यूट प्रोटोकॉल्स में बंधी हुई नहीं है। इस एम्बिग्विटी में मैं रख रहा हूँ सन्यासी को भी, चोर डाकू को भी, ठग को भी,
जो हमारे वनवासी लोग थे उनको भी, कि ये लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली ये पता नहीं ठीक से। मेरा ऐसा सोचना है अभी कि ये फिफ्थ कैटेगरी सोचनी, ये बहुत अच्छी चीज़ है ना। समाज में इसमें डायनामिज्म आता है, एक तरह का एक तरह की आइडियोलॉजी नहीं बनती फिर ये, है ना। एक तरह का लोगों का आना जाना लगा रहता है। एक ऐसी कैटेगरी सोचनी जहाँ पे थोड़ी एम्बिग्विटी है। प्रॉब्लम अमित भाई ये आ गई है आज के ज़माने में कि ज़्यादातर लोग पंचम वर्ण में आ गए हैं। मतलब उनकी जो परस्यूट्स, उनको कुछ पता नहीं क्या परस्यू कर रहे हैं, है ना। जैसे कि आपके हमारे गांव में, शहरों में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत बड़ा तबका नौजवानों का आवारागर्दी करता है ना। सड़क पे बैठा रहता है यूं ही, ऐसी बातें करता रहता है। तो वो तबका क्या परस्यू कर रहा है पता नहीं किसी को। बस बैठा है सड़क पर, आते जाते लोगों पर कुछ कमेंट कर रहा है, सीटी बजा दे रहा है ना। आपस में हंसी मजाक भी कर रहा है, उसका ही पता नहीं इस पर कंटेंट क्या है। तो ऐसे लोग, लेकिन है तो मानव ही, तो कुछ ना कुछ परस्यू कर रहा होगा, लेकिन उसकी परस्यूट क्या है ये पता नहीं, इसमें एम्बिग्विटी है ना। तो उसको मेरे हिसाब से उन लोगों को मेरे हिसाब से हम लोग पंचम वर्ण में रख सकते हैं। ऐसे ही हमारे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है जो नौकरी कर रहा है, उसका डेली का काम है फाइल यहाँ से उठा के वहाँ रखना, वहाँ से उठा के फाइल यहाँ रखना, या डेली का काम है कि फाइल पर साइन कर देना, है ना, पर्ची काट देना। ऐसा बहुत बड़ा हमारा समाज इस तरह की नौकरी में लगा हुआ है। इसकी भी परस्यूट क्या है कुछ पता नहीं है ना। फाइल साइन करना, पर्चियाँ काटना, इसका मानव परस्यूट से क्या संबंध है, इसमें बहुत एम्बिग्विटी है। इनको भी हम लोग पंचम वर्ण में मान सकते हैं, है ना। अभी जैसे आप नीचे देहरादून से मसूरी आएंगे तो रास्ते में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है कुठाल गेट। वहाँ 4 लोग खड़े रहते हैं और गाड़ियों की पर्ची काटते रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक यही काम है कि आने वाली गाड़ियों की पर्ची काटना। अब वो सारी ज़िंदगी निकाल देंगे पर्चियाँ काटने में। अब पर्ची काटने में अपने आप में कोई परस्यूट नहीं हो सकती, बहुत एम्बिग्विटी है उसमें। वो निरर्थक काम भी हो सकता है, या ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो पर्ची काटने को अपनी साधना बना लें कि भाई हम पर्ची इस तरह से काटेंगे कि पर्ची काटते काटते हमें मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कोई आदमी, इस पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं करना चाहिए। लेकिन पर्ची काटना अपने आप में क्या काम है पता नहीं हम लोगों को, है ना। तो ये जो एम्बिग्विटी है, इसकी स्पेस है पंचम वर्ण में। अभी क्राइसिस ये हो गया कि समाज का बहुत बड़ा हिस्सा पंचम वर्ण में आ गया है ना। वो क्या कर रहा है जीवन में, क्या उसने किया, कोई बहुत क्लैरिटी नहीं है ना उनको, है ना समाज को है। उनका क्या रोल है समाज में, इसकी कोई बहुत क्लैरिटी नहीं है। तो मैं पंचम वर्ण को इस तरह से देखता हूँ। पंचम वर्ण अपने आप में होना एक अच्छी चीज़ है। समाज में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा डायनामिज्म आता है, थोड़ी एम्बिग्विटी समाज हैंडल कर पाता है। मतलब पंचम वर्ण का होना इस बात का संदेश है कि हमारा समाज एम्बिग्विटी को हैंडल कर पाता है ना। साथ ही ये भी कहना ज़रूरी है कि आज के ज़माने में समाज का बहुत बड़ा हिस्सा एम्बिग्विटी में फंस गया है। ये एक तरह का क्राइसिस है आज के ज़माने का। तो पंचम वर्ण को अमित भाई मैं इस तरह से देखता हूँ। मेरी बात को आप शास्त्रीय ना समझें, मैं भी सोच रहा हूँ, आप भी सोचें इस पर। लेकिन पंचम वर्ण की थोड़ी और बातें हमें मित्रों के साथ करनी चाहिए। हमारे जो बड़े लोग हैं उनसे पूछना चाहिए पंचम वर्ण को किस तरह देखते हैं। बिल्कुल हर्ष भाई, बहुत अच्छा। पर एक साथ और मैं, पंचम वर्ण की बात हुई है, क्या छठे वर्ण के बारे में भी कुछ मैं आपसे विमर्श कर सकता हूँ? इसका क्या हमारे समाज में स्थान रहा है और होना चाहिए, और उसकी भूमिका के बारे में, जिसे हम नॉर्थ इंडिया में छक्के बोलते हैं? हाँ, तो छक्के को छठा वर्ण हम कह सकते हैं। हमारे गुरुजी कहा करते थे, रविंद्र शर्मा। और मेरा मानना है कि पारंपरिक समाज में तो इनका बहुत वेल डिफाइंड रोल था, बहुत वेल डिफाइंड पार्टिसिपेशन था, है ना। हमारे बहुत से रीति रिवाज इनके होने से पूरे होते थे, और अगर ये ना आए तो रीति रिवाज पूरे ही नहीं होते थे। जैसे शादी एक ऐसा रीति रिवाज है जिसमें इनकी भागीदारी अनिवार्य थी। ऐसे और भी रीति रिवाज मिलेंगे, है ना। बच्चे का पैदा होना भी एक ऐसा रीति रिवाज है मेरे ख्याल से।
मेरे ख्याल से जब नया घर हम बनाते हैं, उसमें भी इनका पार्टिसिपेशन होता है, लेजिटिमेट होता है। मेरा कोई बहुत इसमें खास अध्ययन नहीं है, लेकिन मेरे ऐसे मित्र ज़रूर हैं जिन्होंने इस समाज का अध्ययन किया है, उनसे बात करनी चाहिए। आज के ज़माने में हो ये गया है कि बेचारे ये लोग भी भीख मांगने पे आ गए हैं। तो दिल्ली बम्बई में हम इनको देख पाते हैं रेड लाइट पर, है ना, भीख मांगते हुए, या ट्रेनों में हम देख पाते हैं इनको भीख मांगते हुए। तो ये इनका एक तरह से डाउनग्रेडेड है, इनका पतन जो हुआ है उसका नतीजा हुआ है ये। तो ये भी एक तरह से पंचम वर्ण में ही आ गए हैं कि इनका क्या रोल है इनको भी नहीं पता अब, है ना। ये खुद कंफ्यूज है इनका समाज में क्या रोल है। एक तरह से ये भी पंचम वर्ण में उस तरह से आ गए हैं, लेकिन इनका ज़रूर रोल रहा होगा, है ना। इनकी भी परस्यूट रही होगी, क्योंकि ये भी मानव ही है। तो मानव है तो इसलिए भी इनकी परस्यूट है। इस पे किसी से अच्छे से बात करनी चाहिए जिन्होंने इनके साथ काम किया है। हर्ष भाई, आपसे एक जब बात हो रही थी तो जिक्र आपसे सुना मैंने, एक शब्द सुना व्यय का ना, और आपने ये जिक्र किया था कि हमारा जो समाज रहा है, जो भारतीय समाज की हम बात करते हैं, वो व्यय प्रधान रहा है। उसने खर्च किया है, मतलब उसने आय की उसने चिंता नहीं की, फिक्र नहीं की है, उसने खर्च करने पे ज़्यादा जोर दिया है। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? अगर ऐसे सोचने में आए तो मेरे जैसा व्यक्ति अगर सोचे कि व्यय करने से समाज कैसे चल सकता है। हाँ अमित भाई, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और इस पर मैंने थोड़ा सा विचार भी किया है, लेकिन अभी विचार करना और बाकी है। ये जो प्रोपोजिशन था, ये एक दिन नवज्योति सर और हम बात कर रहे थे, और हम लोग बात कर रहे थे रविंद्र शर्मा जी के बारे में, कि रविंद्र शर्मा जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। तो बात करते करते नवज्योति सर को अचानक से लगा कि रविंद्र शर्मा जो है वो व्यय प्रधान समाज की बात कर रहे हैं, और अचानक से एक तरह का बल्ब सा चमका हमारे दिमाग में कि हाँ, कि उनकी सारी बात जो है वो व्यय प्रधानता को रखने की बात है। बाद में मैंने जब जाके ये बात गुरुजी रविंद्र शर्मा से कही, तो इनको ये फॉर्मूलेशन बहुत पसंद आया, और ये ऐसा उसके बाद वो जब बात करने लगे तो उनकी बातों में उन्होंने ये फॉर्मूलेशन को अडॉप्ट कर लिया, तो वो खुद फिर व्यय प्रधानता की बात करने लगे। इसमें अमित भाई एक कहानी मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है। वैसे है ना, आम समाज में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है। आपको शायद पता नहीं, मालूम है या नहीं, एक नागराज शर्मा हुए, जिनको बाबा जी कहते हैं काफ़ी लोग आदर से, अमरकंटक में, जिन्होंने जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन नाम से एक नया दर्शन स्थापित किया, और आजकल इसकी काफ़ी चर्चा है। पिछले 20-25 साल में जीवन विद्या की देश भर में काफ़ी चर्चा रही है, ख़ास तौर पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। खुद एक ज़माने में सिद्ध में जीवन विद्या के काफ़ी कार्यक्रम हुए, खुद नागराज जी सिद्ध कई बार आए, है ना। पवन जी से काफ़ी उनका स्नेह था। पवन जी खुद अपनी बातों में नागराज जी को गुरुतुल्य मानते हैं, ऐसा कहते हैं। तो नागराज जी इस सदी के एक इम्पॉर्टेंट व्यक्तियों में से एक रहे हैं। इम्पॉर्टेंट व्यक्ति इस सेंस में कि समाधि का क्लेम उन्होंने किया है कि मुझे समाधि हुई थी, और उस समाधि से नया दर्शन निकला, मध्यस्थ दर्शन, है ना। ऐसे क्लेम देखा जाए तो 100 साल में 5-10 क्लेम ही होते हैं, उनमें से एक क्लेम नागराज जी का रहा है। तो खैर वो इम्पोर्टेंट व्यक्ति रहे हैं हम जैसे लोगों के लिए, हमारे मित्रों के लिए। मेरा नागराज जी से मिलना एक ही बार हुआ जीवन में, अकेले। वैसे तो मैं कई बार मिला हूँ, सभाओं में उनसे, लेकिन अकेले मिलना एक ही बार हुआ, जहाँ बस वो थे और मैं था, है ना। तो ये उस घटना की ये कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपने सवाल पूछा, ये व्यय प्रधानता का मतलब क्या है। अच्छा, मैं इसमें ये भी कह दूं अमित भाई कि क्योंकि उस कमरे में केवल नागराज जी और मैं ही थे, तो इसका गवाह और कोई है नहीं। नागराज जी तो गुजर गए अब, है ना। तो जो कहानी मैं सुनाऊंगा उसी को ही आप मान लेना कि यही सही होगा, क्योंकि कोई तीसरा गवाह तो वहाँ है नहीं पुष्ट करने के लिए कि ऐसा हुआ नहीं हुआ। लेकिन मेरा विश्वास करना कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो वैसे ही, वो घटना वैसी हुई, मैं बिल्कुल फैक्चुअल बातें कर रहा हूँ यहाँ पे।
तो हुआ ये अमित भाई कि मुझे नागराज जी ने एक दिन इतने सुबह कमरे में बुलाया। ये बात है अछोटी आश्रम की, जो रायपुर के पास है। इससे एक दिन पहले नागराज जी और रविंद्र शर्मा की एक बैठक हुई थी, जिसमें नागराज जी थे, रविंद्र शर्मा थे, मैं था और मेरा एक मित्र अंकित, हम 4 लोग थे। ये पिछले पिछले दिन शाम की बात है। अगले दिन सुबह नागराज जी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। बस मैं था और वो थे। इसमें नागराज जी ने मुझसे पूछा कि बेटा तुम क्या कर रहे हो? है ना? मैंने ऐसा सुना है कि तुम ग्राम शिल्प पे काम कर रहे हो। हम्म, तो जब उन्होंने कहा तो मैंने समझा कि ग्राम शिल्प से उनका आशय कारीगरी है। उनको ऐसा लगता है कि मैं कारीगरी पे काम कर रहा हूँ। तो इसके जवाब में मैंने कहा कि नहीं बाबा जी, मैं ग्राम शिल्प पे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं कारीगरी पे काम नहीं कर रहा हूँ। मैं तो पारंपरिक ग्राम व्यवस्था को समझने की चेष्टा कर रहा हूँ। ग्राम व्यवस्था को समझने की चेष्टा कर रहा हूँ। तो जब मैंने ऐसा कहा तो नागराज जी ने पूछा, अच्छा बताओ क्या समझे? जब उन्होंने कहा कि क्या समझे बताओ, तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि जो भी मैं समझा हूँ, उसको मुझे एक वाक्य में बोल देना है। इतना ही टाइम है मेरे पास। उसको एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है मेरे पास। क्यों? क्योंकि नागराज जी बहुत स्मार्ट आदमी है ना, मतलब उनको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। एक सेंटेंस में वो पकड़ लेंगे कि मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका बैकग्राउंड ये भी है कि हमारे टीचर नवज्योति जी हमको ये कहा करते थे बार-बार, ये एक तरह से हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा था कि अगर हमको कुछ बात कहनी है, तो हमको उस बात को लंबा कहना भी आना चाहिए और हमको उस बात को संक्षिप्त में कहना भी आना चाहिए। तो अगर मुझे कोई पूछे तुम क्या कर रहे हो या तुम्हारा अध्ययन क्या है, तो इस सवाल के जवाब में मेरे पास 1 घंटे का जवाब भी होना चाहिए, या इस सवाल के जवाब में मेरे पास 1 लाइन का जवाब भी होना चाहिए। तो ये एक तरह से हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा था। तो जब नागराज जी ने पूछा कि अच्छा बताओ तुम क्या समझे अब तक, तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि मुझे इसका जवाब 1 सेंटेंस में देना है। तो मैंने ये जवाब दिया कि मेरे विचार में जो भारतीय ग्राम व्यवस्था है, वो व्यय प्रधान व्यवस्था है, आय प्रधान व्यवस्था नहीं है। इतना कह के मैंने अपना जवाब पूरा किया। तो नागराज जी ने कहा कि बेटा, व्यय मूलक व्यवस्था में बिना आय के व्यय कैसे होगी? मतलब पहले तो आय होगी, आय होगी उसके बाद तो व्यय होगी। ये सवाल उन्होंने मुझसे पूछा कि बिना आय के व्यय कैसे संभव है। ये सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि ये सवाल मुझसे पहले भी 2-3 लोग पूछ चुके थे। जब मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिया था IIIT में मित्रों के सामने, टीचर्स के सामने, तो ये सवाल आया था कि भाई बिना आय के व्यय कैसे संभव है। तो ये सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं था मेरे पास। खैर, जो इंटरेस्टिंग बात यह है वो ये है, नागराज जी ने पूछा कि बेटा बिना आय के व्यय कैसे संभव है। फिर पॉज था, ना मैं कुछ बोला ना वो कुछ बोले। फिर वो खुद ही बोले एज एन आफ्टर थॉट कि वैसे व्यय मूलक व्यवस्था में मानव संग्रह नहीं करेगा। तो अच्छी बात है ये, है ना? ये अच्छा तुमने पकड़ा है, इस पे आगे काम करो। इतना कह के हमारी मीटिंग वहाँ समाप्त हो गई। जो कहानी इंटरेस्टिंग है वो इस सेंस में है कि मेरे विचार में ये पहला इंस्टेंस था मेरे अपने एक्सपीरियंस में, जहाँ नागराज जी ने कुछ सवाल पूछा, फिर एज एन आफ्टर थॉट उसी का जवाब भी दिया। और वो जवाब ये था कि व्यय मूलक व्यवस्था में या व्यय प्रधान व्यवस्था में मानव संग्रह नहीं करेगा। अभी अमित भाई हम देखें तो मॉडर्न टाइम्स का एक बड़ा क्राइसिस ये है कि हम संग्रह में लग गए हैं, और इस संग्रह से बहुत दिक्कत हो गई है समाज में। एक तो अमीरी गरीबी का फासला हुआ है, क्योंकि कुछ लोग संग्रह करते जा रहे हैं। ऐसे ही संग्रह करने की प्रवृत्ति से पर्यावरण का विनाश हुआ है ना? ऐसे ही संग्रह करने की प्रवृत्ति से उन इंडिविजुअल्स का भी काफ़ी नुकसान हुआ है ना, जो वस्तु के कंजम्पशन में सुख ढूंढते हैं। तो वस्तु संग्रह का जो पागलपन है, ये मॉडर्न टाइम्स की बड़ी समस्या है, फंडामेंटल समस्या है ना? इसको
जीवन विद्या में नागराज जी ने कहा है कि ये भोगोन्मादी व्यवस्था है। भोग का जो उन्माद है ना, उन्माद मतलब पागलपन, भोग करने का जो पागलपन है, ये व्यवस्था है, मॉडर्न व्यवस्था। तो संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है, संग्रह करते रहने की जो प्रवृत्ति है, ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है। और खुद नागराज जी ने मुझे ये अपनी बात से कहा कि व्यय प्रधान व्यवस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी, क्योंकि व्यवस्था तो व्यय करने की होगी, आय करने की नहीं होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन उनका जो सवाल था कि बिना आय के व्यय कैसे संभव है, ये तो फिर भी रह गया है ना, और ये बहुत ज़रूरी सवाल है। जो मैं समझा हूँ थोड़ा बहुत, वो ये समझा हूँ कि ये फॉर्मुलेशन गलत है कि पहले आय है और फिर व्यय है। एक्चुअली में मानव की जो आय है वो तो प्रकृति के व्यय से आती है। जैसे पेड़ है, पेड़ का व्यय है फल फूल पत्ती, वो फल फूल पत्ती हमारी आय बनती है ना। या धरती का जो व्यय है, धरती जो व्यय करती है मिनरल्स जो सतह पे आ जाते हैं, नमक है या जो और सतह पे आ जाता है, वो हमारी आय बनती है। तो मानव की जो आय है वो प्रकृति के व्यय से आ रही है। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यय इज द कॉज ऑफ आय एंड नॉट द अदर वे अराउंड। फिर अगर गुरुजी रविंद्र शर्मा की बातें हम सुने, उनको समझें, तो उनका सारा डिस्क्रिप्शन जो है गांव का, वो ये है कि गांव में अगर हर कोई अपना व्यय ठीक से कर रहा है ना, अपने कर्तव्य के हिसाब से अपना व्यय कर रहा है हर कोई, उसके व्यय से सबकी आय सुनिश्चित हो जाएगी, है ना। मैं अपनी बात दोहराता हूँ, अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूर्वक व्यय करेगा तो हर एक की आय भी सुनिश्चित हो जाएगी। तो गुरु जी की कल्पना में जो गांव है उसमें व्यय इज द कॉज ऑफ आय। पुरोहित का जो काम है गांव में, वो ये सुनिश्चित करना है कि हर कोई अपने सही हिसाब से, अपने कर्तव्य के हिसाब से व्यय करे, किसको क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है, कितना देना है। अगर ऐसा सुनिश्चित हो जाएगा तो सबकी आय भी सुनिश्चित हो जाएगी। तो पुरोहिती या पुरोहित की जो जिम्मेदारी है वो है कि हर कोई सही व्यय करे, किसी के व्यय में खोट ना हो, यही वो देखता है। इससे सबकी आय सुनिश्चित हो जाती है। तो हमारी जो ग्राम व्यवस्था रही है, पारंपरिक ग्राम व्यवस्था, वो व्यय प्रधान रही है। सबका ध्यान अपने व्यय पे ही है। व्यय का मतलब केवल खर्चा नहीं है, व्यय का मतलब एक्शन भी है, हम जो कर रहे हैं, है ना। जैसे नॉलेज तो हमारी आय है, नॉलेज हमारे अंदर आ रही है, उस नॉलेज से हमारा व्यय हो रहा है, हमारा एक्शन हो रहा है ना। तो हम जब व्यय करते हैं उसमें हमारा एक्शन भी इंक्लूडेड है। हमारा एक्शन बताता है हमको कि हमको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। हमारी समझ का प्रमाण हमारे एक्शन में है। तो हमारी आय ठीक है या गलत है, ये दिखेगी कि हमारा व्यय ठीक था या गलत था। हमारे व्यय में अगर खोट होगा, वो खोट बताएगा कि हमारे आय में खोट था। तो खैर, इस बात को यही समझते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपने पूछा है। इस पर हमको बार बार बात करनी चाहिए, इस पर लिखना चाहिए, है ना। बड़े बुजुर्गों से इस सवाल को और बार बार पूछना चाहिए। ये एक बहुत फंडामेंटल शिफ्ट है परंपरा और आधुनिकता के बीच में। आधुनिकता आय प्रधान है, आधुनिकता का सारा ध्यान आय पर है, और परंपरा व्यय प्रधान है, परंपरा का सारा ध्यान व्यय पर है। व्यय इज द कॉज ऑफ आय, ऐसा मैं अभी इस बात को समझाऊं। बहुत ये सुंदर बातचीत रही हर्ष भाई। पर इसमें साथ साथ में, क्या इसके साथ मैं इस बात को भी जोड़ सकता हूँ कि जो व्यय हमारी व्यवस्था पहले रही है, ग्राम में जो व्यय व्यवस्था रही है, उसके बिगड़ जाने से ही क्या ऐसा हो रहा है कि आज हमें ये नहीं समझ आ रहा कि किस समय में हमें क्या खरीदना है और कितना खरीदना है और कितना खर्च करना है हमें। बिल्कुल,
अभी हमारी जो आय है वो अपने लिए ही सीमित हो गई, सिमट गई है कि मुझे अपने लिए ही आय करनी है। पुराने लोगों का जब आय होती थी वो ध्यान रखते थे कि मुझे किसके लिए क्या करना है। हम्म, मतलब पुराने लोगों का सारा ध्यान व्यय पे था, है ना। और ये इस बात का एक्नॉलेजमेंट था, इस बात की कृतज्ञता थी कि मेरी जो आय हो रही है वो किसी और के व्यय के कारण हो रही है ना, तो उसके प्रति संबंध है मेरा। ये पुराने लोगों का हमेशा चिंता रहती थी। आज के ज़माने में ये हो गया है कि हमने ये मान लिया कि मेरी आय मेरी वजह से ही हो रही है, हम्म, तो इसलिए उस आय पे मेरा ही अधिकार है, क्योंकि वो मेरे मेरे ही पुरुषार्थ से हुई है वो। ये सामाजिकता को तोड़ता है ये भाव इंडिविजुअलिज्म की तरफ ले जाता है कि मेरी आय मेरी मेहनत से है। नहीं, मेरी जो आय है वो दूसरों के व्यय से है। आज भी ऐसा ही होता है, बस हम उसे देख नहीं पाते हैं। हमारा नैरेटिव उल्टा हो गया है, जिसकी वजह से कृतज्ञता का भाव कम हो गया है, समाप्ति हो गया है ना, जिससे हमारी सामाजिकता टूटी है। अभी बिल्कुल हर्ष भाई, जैसे हम खेती करते हैं तो मैं तो ये सोचता था कि अन्न हम उगाते हैं, तो अगर इस बात को जोड़ा जाए तो उसमें हम तो बहुत मिनिमल सहायक हैं। बाकी तो काम सारा प्रकृति कितना बिल्कुल, काम करती है। और खेती तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। खेती की जो आय है वो प्रकृति के व्यय से आ रही है। धरती का जो व्यय है वो हमको खेती की आय के रूप में मिलता है। उसमें ये बात बिल्कुल सही है कि उसमें हमारा भी परिश्रम लगता ही है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन जो हमको मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, दाल मिल रही है, धान जो भी मिल रहा है, वो प्रकृति का व्यय है। प्रकृति के व्यय से हमारी वो आय बन रही है। फिर वो जब अनाज हमारे घर में इकट्ठा होता है, उसका हम व्यय करते हैं समाज में, उस व्यय से बाकी समाज में काम धंधे चलते हैं। जो हमारी अर्थव्यवस्था है, पारंपरिक व्यवस्था, वो वैसी ही है। तो प्रकृति के व्यय से हमारी आय हुई किसान की, किसान के व्यय से बाकी लोगों की आय हुई, कारीगरों की, कारीगरों के व्यय से फिर बाकी समाज चला है। तो ध्यान देने का जो मुद्दा है वो व्यय का है ना। या ज्यादा ध्यान देना व्यय पे है, आय पे कम ध्यान देना है। हर्ष भाई, आपसे अभी आपने जिक्र किया जो बातचीत हुई, तो उसमें आपने पुरोहित का जिक्र किया और उसमें मैं ये समझ पाया कि पुरोहित ये निर्धारित करता था या ये उसका चिंतन रहता था कि ऐसा ऐसा अगर समाज में करेंगे तो समाज बहुत अच्छा चलेगा और फलेगा फूलेगा, आपस में ठीक ठाक रहेगा। तो इसी से मुझे एक कहानी भी याद आती है हर्ष भाई, रामायण की। जब श्री राम वनवास को जाते हैं तो कुछ समय बाद या भरत उनसे मिलने जाते हैं और कहते हैं, ये निवेदन करते हैं कि मैं तो राज्य कैसे चलाऊंगा, आप चलिए, मेरा निवेदन है, प्रार्थना है, आप आपके बिना तो राज्य में नहीं चला पाऊंगा। तो श्री राम उसके बाद बोलते हैं कि तुम मेरे खड़ाऊं ले जाओ और खड़ाऊं वहाँ पर रख देना, राज्य चलता रहेगा। तो वो बहुत आश्चर्य हुए भरत, तो बोले कि खड़ाऊं राज्य कैसे चलाएंगे। बोलते कि कुछ भी करो, खड़ाऊं रखो या तुम बैठो उस सिंहासन पे या कोई भी बैठे, पर एक बात का ध्यान जरूर रखना कि राज्य के पुरोहित को जिंदा रखना, वही राज्य को चला लेगा। ये एक बात थी हर्ष भाई, जिससे मैं ये इस कहानी को, इस संवाद को मैं आपकी बात से जोड़ पाया। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। मुझे ये लास्ट वाली बात मालूम नहीं थी। ये तो मालूम था कि रामायण में भरत जाते हैं राम को बुलाने के लिए और राम खुद नहीं आके अपने खड़ाऊ भेज देते हैं और फिर भरत खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर राज्य चलाते हैं। ये बात तो पता थी, लेकिन ये जोड़ा आपने लास्ट में कि राम ने कहा कि भाई पुरोहित को जिंदा रखना, उससे राज्य चल जाएगा, ये तो बहुत बहुत बढ़िया बात है अमित भाई। इसको अगर हम जोड़ें धर्मपाल जी के काम से, या धर्मपाल जी नहीं, ये तो बहुत अंग्रेजों ने भी लिखा है ना, वाइजर ने लिखा है ये और कई अंग्रेजों ने लिखा है। ये बात कई जगह आती है कि भारत के गांव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजा कौन है,
है ना, राजा का हस्तक्षेप गांव की व्यवस्था में बहुत मिनिमल है। इतना ही है कि गांव से एक टैक्स जाता है, हम्म, और मैं अंग्रेज का नाम भूल रहा हूँ, साफ साफ लिखता है कि राजा के बदलने से गांव की व्यवस्था नहीं बदलती हम्म, है ना। हम्म, उस बात को मैं इस कहानी से जोड़ रहा हूँ कि राम के होने से व्यवस्था में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, होने या ना होने से, जब तक पुरोहित का इंस्टीट्यूशन चल रहा है। और देखें तो ये बात बहुत सही बात है कि जो पुरोहित है, जो पुरोहित का जो इंस्टीट्यूशन है, वो सबसे अहम है हमारे गांव व्यवस्था के चलने में, है ना। और शायद ये कहना ठीक होगा कि पुरोहिती के कोलैप्स से हमारी ग्रामीण व्यवस्था टूटी है ना। जैसे कि मैं आपसे अभी ये कह रहा था कि हमारी व्यवस्था व्यय प्रधान व्यवस्था है। अब अमित भाई, व्यय प्रधान व्यवस्था के लिए जो सबसे क्रिटिकल चीज़ है वो ऐसा मानस तैयार होना जिसमें लोगों को छोड़ने में दुख ना हो, दिक्कत ना हो। आज के ज़माने में जो मानस है वो मानस तो लेने का है ना, लेकर पकड़ के रखने का मानस है। पारंपरिक गांव में जो मानस है वो है छोड़ने का मानस, कि छोड़ते हुए दुख नहीं होना है। और ये मानस कल्टीवेट किया है पुरोहित ने, है ना। अब जब आपने ये बात कही तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पुरोहित का जो सबसे क्रिटिकल रोल है समाज में वो है इस मानस का कल्टीवेशन, छोड़ने के मानस का कल्टीवेशन, है ना। उदाहरण के रूप में गुरुजी ये बात कई बार कहते थे कि हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं, रीति रिवाज हैं, उसमें हम कोई बहुत सुंदर रचना करते हैं, है ना, सुंदर रंगोली बनाते हैं या सुंदर गणेश की मूर्ति बनाते हैं। उस मूर्ति को अपने घर में 10-12 दिन रखते हैं, उसकी पूजा होती है, एक सुंदर वातावरण बनता है। फिर 12वें दिन हम उस मूर्ति को विसर्जित कर देते हैं। एक सुंदर मूर्ति को विसर्जित करते समय दुख नहीं होना है। तो एक तरफ सुंदर रचना भी करनी है, दूसरी तरफ उससे अटैचमेंट भी नहीं होना है, छोड़ देना है, आसक्ति नहीं होनी है। ये मानस क्रिटिकल है व्यय प्रधान व्यवस्था के लिए, और इसमें पुरोहित का शायद सबसे बड़ा रोल है। पुरोहित अलग अलग रिचुअल्स के द्वारा लोगों में इस मानस की कल्चरिंग करता है या करता था जहां छोड़ने में दुख ना हो। और अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखें, आधुनिकता और परंपरा में एक बेसिक फर्क ये है कि आधुनिकता इंडिविजुअल में पकड़ने का मानस, लेने के मानस को कल्टीवेट करती है, और परंपरा अलग अलग तरीकों से इंडिविजुअल में छोड़ने के मानस को इंकलकेट करती है ना। यहाँ बात वैराग्य की नहीं है ना। वैराग्य तो है कि आप समाज, आप दुनिया से ही आपका मोह उठ गया है, आपका कोई मन नहीं लगता है। यहाँ तो बात एक तरफ है कि हम सुंदर रचना कर रहे हैं, दूसरी तरफ उस सुंदर रचना के प्रति आसक्ति भी नहीं होनी है। तो ये बात गुरुजी के शब्दों में कहें तो ये बात निर्लिप्तता की है। पुरोहित जो है वो निर्लिप्त होने का मानस लोगों में इंकलकेट करता है, और ये मानस क्रिटिकल है व्यय प्रधान व्यवस्था के चलने के लिए। इसके बिना व्यवस्था चलेगी नहीं, व्यय प्रधान व्यवस्था। तो ये तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई आपने रामायण से, ये वाली बात मुझे पता नहीं थी। तो हर्ष भाई, क्या एक दो उदाहरण आप दे सकते हैं जिससे जो गांव में रहने वाले लोग हैं इस बात से जोड़ पाएं कि पुरोहित ऐसा मानस तैयार करता है? कोई जैसे परंपराएं हमारी होती हैं उनमें पहले एक तो आपने ये बताया कि गणेश विसर्जन के समय बहुत सुंदर करते हैं निर्मित और उसको छोड़ देते हैं। रंगोली के समय बहुत सुंदर रंगोली बनाते हैं और शाम तक मुझे लगता है बच्चे उसको बिखेर भी देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो उसमें भी दिक्कत नहीं आती है। बिल्कुल, हमारे सारे कार्यक्रम ऐसे ही है ना। कोई भी तीज त्योहार हो उसको हम बहुत सुंदर बनाएंगे और बाद में उसको खुद ही खत्म भी कर देंगे, है ना। वो हमारे मानस को क्लियर है कि ये परमानेंसी का जो इल्यूजन है ये डेंजरस है। तो हमने कोई भी सुंदर चीज बनाई, आकृति बनाई, सुंदर है लेकिन परमानेंट नहीं है वो, तो इसलिए उसको खुद ही खत्म भी कर देना है। खुद ही बनाना भी है सुंदर, खुद ही खत्म भी कर देना है। इस तरह का तमाम रिचुअल्स, हमारे फेस्टिवल्स हैं। मतलब ऐसा अभी तुरंत ऐसे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन हम ठीक से देखेंगे तो शायद हमारे सभी फेस्टिवल्स में छोड़ने वाली एक रिचुअल रहेगा ही,
है ना, उसमें दुख नहीं होना है छोड़ते समय। हम्म, यहाँ तक कि शरीर को छोड़ते समय भी दुख नहीं होना है ओ, है ना, हम्म, है ना, ना खुद दुख होना है, ना जो गया है उसके लिए भी दुख होना है। हम्म, ये तो खैर अल्टीमेट आध्यात्मिक चीज हो गई, लेकिन वहां से जुड़ती है ये बात।